हेलो एवरीवन, मैं हूं अश्विनी शर्मा और हम कर रहे हैं आरसीसी। तो आज हम देखने वाले हैं आईएस कोड के नेक्स्ट प्रोविजन के बारे में, जो कि बोलता है टोर्जन के बारे में। तो टोर्जन रीइंफोर्समेंट बेसिकली हमें कहाँ पर चेक करनी है, कहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस आईएस कोड रिकमेंडेशन की वजह से पता चलती हैं कि कौन से एंड पर मुझे चेक करना चाहिए और कितनी मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए रीइंफोर्समेंट टोर्जन के लिए बेसिकली। तो वो चेक हमें यहाँ से पता चलते हैं। टोर्जन के लिए जो आपके आईएस कोड के अंदर प्रोविजंस हैं वो 1.8 डी 1.8 से लेकर 1.10 तक तीनों प्रोविजंस आपके टोर्जन के बारे में ही डील करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो डी 1.8 है वो क्या बोलता है टोर्जन रीइंफोर्समेंट के बारे में, वो देखते हैं। टोर्जन रीइंफोर्समेंट आर टू बी चेक्ड एट कॉर्नर 1। कॉर्नर 1 मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है उसकी रेफरेंस से लिखा है। कॉर्नर 1 का मतलब क्या है? Where both edges are simply supported। उस पर्टिकुलर कॉर्नर पर मुझे चेक करने हैं जहां पर दोनों किनारे आपके दोनों साइड्स सिंपली सपोर्टेड हो, मतलब डिसकंटिन्यूअस है बेसिकली। प्रोवाइड इन 4 लेयर्स। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो मुझे चेक करने पर पता चला कि मुझे वहां पर रीइंफोर्समेंट देनी ही देनी है बेसिकली, ठीक है। तो जब प्रोवाइड करूंगा तो 4 लेयर्स में मैं वहां पर प्रोवाइड करूंगा। साइज ऑफ मैश, ये अभी डिस्कस करेंगे कि 4 लेयर्स का मतलब क्या है। एक बार पढ़ रहे हैं बस कि पहला प्रोविजन क्या बोलता है। साइज ऑफ मैश जो होगा हमारा LX/5 होगा, मतलब जो रीइंफोर्समेंट मैं दूंगा उसका एक जाले के रूप में, मैश के रूप में स्ट्रक्चर बन के आएगा जिसका साइज LX/5 आप रखोगे। एरिया ऑफ स्टील जो रिक्वायर्ड होगा ईच लेयर, हर एक लेयर के अंदर, वो 3/4 ऑफ AST पॉजिटिव। AST पॉजिटिव के 3/4 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर सबको? जितना AST पॉजिटिव मैंने कैलकुलेट किया है उसके 3/4 से कम किसी भी लेयर के अंदर एरिया नहीं होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये बोलता क्या है। यही जो हमारा पर्टिकुलर केस है या जो पूरा का पूरा स्लैब है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसके अलग अलग कॉर्नर्स होंगे, अलग अलग आपकी लोकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा ये एज जो है ये क्या है, ये पोर्शन जो है सिंपली सपोर्टेड है बेसिकली। इसके इधर क्या हो गई, स्लैब खत्म हो गई, और इसके ऊपर भी स्लैब खत्म हो चुकी है। बट इसके इस एंड पर ये जो आपका साइड, ये साइड है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। उधर भी आपकी स्लैब कॉन्टिन्यू है और नीचे की साइड भी क्या है, स्लैब कॉन्टिन्यूअस है। तो जो कॉर्नर 1 के बारे में ये बात करता है, मतलब कॉर्नर 1 ये जिसके दो एजेस आपके कैसे होंगे, सिंपली सपोर्टेड। ये और ये दोनों साइड्स आपकी कैसी हैं, सिंपली सपोर्टेड है। तो यहां पर तो मुझे क्या करना है, चेक करना ही करना है टोर्जन के लिए। और चेक करने के बाद मैंने क्या पाया कि जब मैं प्रोवाइड करूंगा टोर्जन के लिए यहां पर रीइंफोर्समेंट, तो 4 लेयर्स में मुझे देनी है, वो भी देखेंगे। और उन लेयर्स के बाद जो मैं मैश बनाऊंगा यहां पर, जो रीइंफोर्समेंट दूंगा, उनका साइज क्या रहेगा, LX/5। तो ये जो आपका मैश टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ऐसे सपोज आपने क्या किया, एक ऐसे दिया था, उसके ऊपर आपने इस तरह से रीइंफोर्समेंट दी, फिर आपने क्या किया, फिर से आपने इस तरह से रीइंफोर्समेंट दी। तो ये इस तरह से आपके बनते हुए चले जाएंगे और ये मैश टाइप स्ट्रक्चर आपका इस तरह से बन जाएगा, जाली बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो कम से कम 4 लेयर्स तो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। 4 लेयर्स में हमें देना है, इस मैश को बनाना है बेसिकली टोर्जन में, अगर मैं सेव करना चाहता हूं तो, ठीक है भाई। तो कॉर्नर 1 के बारे में इसने बता दिया। बाकी कॉर्नर्स के बारे में इसने कोई बात नहीं करी अभी कि कोई दूसरी जगह पे चेक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस कॉर्नर की बात करी थी वो हमने चेक कर लिया। यहाँ पर साइज क्या था और एरिया क्या रहेगा हमारा, 3/4 ऑफ जो हमारा AST पॉजिटिव है उससे कम नहीं रखना हर एक लेयर के अंदर। लेयर का मतलब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि जो लेयर्स की बात करी गई है 4 यहाँ पर, वो कैसे नजर आएंगे हमें, वो हमें नजर आती है कुछ इस तरह से। एक लेयर हमारी ये हो गई बॉटम वाली, एक इसके ऊपर वाली जो लेयर, मतलब जो बॉटम वाली लेयर है वो आपको ऐसे नजर आ रही है, उसके ऊपर वाली लेयर कुछ ऐसे नजर आएगी, इस तरह से है ये। फिर इसके ऊपर वाली लेयर आपको, ये फिर से आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही है, और उसके ऊपर वाली लेयर फिर से ऐसे। तो ये आपको एक मैश टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जाली बन जाएगी। और जिसकी कितनी लेयर्स होंगी, 4 लेयर्स। तो 1 2 3 और एक ये 4, तो 4 लेयर्स आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। यही चारों लेयर्स आपको यहाँ पर कॉर्नर पे दिखाई देंगी, जो कि एक मैश टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो मैश आपका कम से कम LX/5 डिस्टेंस जितना होना ही चाहिए। तो चलो ठीक है, अब इसने कॉर्नर 1 के बारे में तो बात कर ली, बाकी भी तो कॉर्नर्स बच गए ना। तो वहां पर देखो उसके बारे में बात करेगा D 1.9, जो नेक्स्ट प्रोविजन है आपका, उस
इसके अंदर जो बोला गया है, इसने बोला है कि ऑल्सो चेक्ड एट कॉर्नर 2 एंड 3, ठीक है, कॉर्नर सेकंड और थर्ड इन पे भी चेक किया जाएगा टॉर्जन के लिए। वहां पर याद नहीं आया था, इसको भूल गया था, तो दोबारा से इसने कह दिया कि चलो यार भूल गया, चलो कर ही लो अब यहाँ पर भी। तो कॉर्नर सेकंड और थर्ड इन दोनों पे आप चेक करोगे और सेम रहेगा आपका। 2 एंड थर्ड कॉर्नर का मतलब क्या है, जहां पर वन एज इज कॉन्टिन्यूस एंड अदर एज इज सिंपली सपोर्टेड। वन एज इज कॉन्टिन्यूस एंड अदर एज इज सिंपली सपोर्टेड। वन एज इज कॉन्टिन्यूस, अदर एज इज सिंपली सपोर्टेड। ये चीज क्लियर सबको? तो ऐसी जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, रीइंफोर्समेंट के लिए चेक करना पड़ेगा, टॉर्जन के लिए, सॉरी टॉर्जन के लिए चेक करना पड़ेगा। चेक करोगे और क्या करोगे, 4 लेयर्स में यहां पे भी प्रोवाइड करना है। अब जो साइज रहेगा वो भी इसके जैसा ही बिल्कुल सेम, ठीक है। और जो एरिया है वो भी क्या रहना चाहिए, यहां पर आपका एरिया कितना था, 3/4 ऑफ AST था, और यहां पर आपका एरिया कितना है, 3/8। 3/8 ऑफ ASTX पॉजिटिव से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर सबको? बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपका जो एरिया की रिकमेंडेशन है सिर्फ और सिर्फ वो चेंज हुई है। बाकी कोई भी कंडीशन यहाँ पर अलग नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स की जो लोकेशन है वो बताने के लिए एक दूसरा प्रोविजन जो है इसके अंदर ऐड किया गया है बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद 1.10 क्या बोलता है, एट कॉर्नर 4। अब ये बेचारा अकेला रह गया था, इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, तो फिर से इन्होंने क्या किया, चलो इसके बारे में भी बोल देते हैं। तो एट कॉर्नर 4 वेयर बोथ एजेस आर कॉन्टिन्यूस, जहां पर ये किनारा भी कॉन्टिन्यूस और ये वाली साइड है जो ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों साइड्स ये किनारे आपके कॉन्टिन्यूस है। नो नीड टू चेक फॉर टॉर्जन, यहां पर टॉर्जन के लिए चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो आपका टॉर्जन में सेफ रहेगा, आप उसको टेंशन मत लो। सिर्फ जो आपके दूसरे जो 3 कॉर्नर्स बच गए हैं तो उनको आप चेक कर लो, वो काफी है, ठीक है भाई। और लगे हाथों 1.11 भी देख लो, ये क्या बोलता है, Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 है तो डिजाइन 1 वे स्लैब, ठीक है। यही है जो हमारा 2 वे स्लैब को सेपरेट कर देता है, कि अगर ये आ जाता है आपका कंडीशन तो इसको 1 वे स्लैब की तरह डिजाइन कर दिया जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? कोई भी रिकमेंडेशन में या कोई भी प्रोविजन में यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो टॉर्जन के लिए भी हमें चेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और टॉर्जन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है। तो इसके बाद के प्रोविजंस देखते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा चेक है इसके अंदर, स्लैब के अंदर, वो है हमारा शीयर के लिए। शीयर के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर चेक करना है। तो वो कैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं, शीयर फोर्स जो होगी हमारी 2 वे स्लैब के अंदर बेसिकली कैसे आती है। हमने पहले देखा था जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने क्या माना था, दोनों डायरेक्शंस में इसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो कुछ इस तरह से हमारा जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों स्पैन्स के ऊपर। तो दोनों स्पैन के ऊपर आपका लोड जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो शीयर फोर्स भी आपकी क्या आएंगी, 2 आएंगी। क्यों? क्योंकि 2 आपने यहाँ पर लोड माने हैं, WX और WY, तो उनकी वजह से आपके लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उनकी वजह से आपकी शीयर फोर्स भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेंगे आपको। तो जो शीयर फोर्स यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ वो कुछ इस तरह के लोड पैटर्न को मानते हुए करता हूँ। तो जो शीयर फोर्स आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वो आप यहाँ पर VU1 जो आप कैलकुलेट करोगे वो इस लोकेशन पर यहाँ पर करोगे, और VU2 जो होगी वो यहाँ पर, इन लोकेशंस पर आप यहाँ पर शीयर फोर्स जो है वो कैलकुलेट करते हुए चलोगे। तो शीयर फोर्स जब हमने कैलकुलेट करी तो हमने जो वैल्यू ली है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोड का पैटर्न जो है वो भी मैंने कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेशंस के द्वारा ही माना है। एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मेरे को रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। इसीलिए यहाँ पर जो शीयर फोर्स की वैल्यू हम निकालते हैं, यो यूज करते हैं बेसिकली, वो एवरेज वैल्यूज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एवरेज वैल्यूज के लिए हम VU1 जो कैलकुलेट करेंगे वो कितना आता है, WU × LX × R/2 + R। R आपका क्या है, वही है जो हम पहले यूज करते थे, रेशियो है आपकी Ly/LX की। तो R आपका सेम है, रेशियो है Ly/LX का। तो इसको यूज करके मैंने क्या किया, यहां से VU1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, WU × LX × R/2 + R। ऐसे ही VU2 जब कैलकुलेट करूंगा तो उस टाइम पे भी मैं क्या करूंगा, WU × LX/3। ये चीज क्लियर? तो बेसिकली हमने यहां से
VU1 और VU2 दोनों के दोनों यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। इसके बाद जो हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज़, यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी। वो क्या है, जब मैं VU1 की हेल्प से टाउ V1 मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो VU1 अपॉन BD करूंगा, तो वो आपको पता है एज इट इज। इसको कंपेयर करने के लिए जब मैं टाउ C की वैल्यू निकालूंगा तो टाउ C वैल्यू निकालने के लिए मुझे परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए। तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील मैं यहाँ पे यूज करूंगा वो कौन सा यूज करता हूँ जनरली, जो मेरा सपोर्ट्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सपोर्ट्स पर जो प्रेजेंट होगा उसी की हेल्प से मैं यहाँ पर AST पॉजिटिव की हेल्प से मैं यहाँ पे परसेंटेज स्टील कैलकुलेट करता हूँ। अब मैंने रिकमेंडेशन की वजह से यहाँ पे क्या मान लिया कि जो सपोर्ट्स पर मेरी रीइंफोर्समेंट जा रही है वो आधी ही रीइंफोर्समेंट सपोर्ट्स तक पहुंच पा रही है, बाकी मैंने बीच में ही काट दी अपना पैसा बचाने के लिए। पहले जब हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर हमने 100% वहां पर स्टील मान लिया था, ASTX पॉजिटिव डिवाइड बाय 2 करके, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं किया था, ASTX पॉजिटिव अपॉन BD करके हमने कैलकुलेट कर लिया था परसेंटेज ऑफ स्टील। बट अब क्या है, हमने ये चीज़ सीख ली है रिकमेंडेशन की वजह से, IS कोड के प्रोविजंस की वजह से हम ये चीज़ जो है सीख चुके हैं कि मैं अपनी कॉस्ट कैसे बचा सकता हूँ। कॉस्ट बचाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 50% करटेलमेंट कर सकता हूँ, काट सकता हूँ सर ये को, तो मैंने वही किया। 50% सपोर्ट तक पहुँचने से पहले ही काट दिया, तो सपोर्ट्स पर कितना पहुँचा, 50%। तो ASTX पॉजिटिव डिवाइड बाय 2, इसीलिए यहाँ पर डिवाइड बाय 2 का यूज़ किया गया है। तो डिवाइड बाय BD जो कि नॉर्मली आप करते हो, यहाँ से परसेंट इंटू 100% स्टील आ जाएगा, कोड की टेबल में से टाउ C की वैल्यू निकालना, कंपेयर कर लेना, तो वो आपको जो पुराने स्टेप्स हैं सेम एज इट इज करना है। ऐसे ही आप क्या करोगे, टाउ V2 जो कि VU2 अपॉन BD आ जाएगा। परसेंटेज स्टील कैसे निकालोगे, ASTY पॉजिटिव प्लस डिवाइड बाय 2, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेशक आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हो, ठीक है, समझने के पर्पज से कि डिवाइड बाय 2 क्यों किया है हमने, ड्यू टू कर्टेलमेंट। ठीक है, अब थोड़ा आपको नोट्स में भी क्लियर रहेगा कि हाँ अगर कभी बाद में भूल भी जाते हो तो ये चीज़ क्लियर रहेगी कि हाँ हमने AST/2 यहाँ पर क्यों किया था, हाफ एरिया क्यों लिया, क्योंकि कर्टेलमेंट हमने कर दी है, इसकी वजह से सपोर्ट्स पर वो पूरा का पूरा एरिया अवेलेबल नहीं है। ऐसे यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, टाउ C की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको कंपेयर करोगे टाउ V2 के साथ में दोनों आपकी सेफ रहनी चाहिए। एक नेक्स्ट जो चेक आपका आता है वो आता है डेवलपमेंट लेंथ के लिए। तो सेम चेक्स है सारे के सारे, वन वे शेयर में भी सेम लग रहे थे। इसके अंदर भी आपका क्या होगा, डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हो, 5 × 0.87 FI अपॉन 4 × टाउ BD। ये लेंथ जो निकालोगे इसको कंपेयर करोगे। अब ये जो कंपेयर करोगे आप, यहाँ पर बस डिफरेंस ये आएगा कि आपको AST पॉजिटिव X पॉजिटिव और AST Y पॉजिटिव दोनों के लिए आपको अलग अलग से कंपेयर करना पड़ेगा इसको। जब दोनों को अलग अलग कंपेयर करोगे तो AST X पॉजिटिव के लिए क्या करोगे आप, VU1 ये आप VU1 जो है आपने यहाँ से कैलकुलेट करी थी, यहाँ पे AST X पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर यूज़ की थी आपने, इसीलिए यहाँ पर AST X पॉजिटिव की हेल्प से VU1 का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो मतलब जो शेयर फोर्स यूज़ करोगे वो VU की जगह VU1 आ जाएगा AST X पॉजिटिव में। और AST Y पॉजिटिव के लिए क्या करोगे, जब लेंथ डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करोगे चेक के लिए, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूले में VU2 आ जाएगा। सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ है पहले की तरह, कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसके साथ आपका पूरा जो स्लैब का जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। चेक के साथ में भी आपका 2 वे जो स्लैब है वो पूरा का पूरा सभी तरह की चेक्स, सभी तरह की रीइंफोर्समेंट, प्रोविजंस, IS कोड सारा हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एक छोटा सा एक तरह का और स्लैब आपको देखने को मिलता है, वो क्या होता है, फ्लैट स्लैब। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि फ्लैट स्लैब क्या होती है, किसको हम फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो फ्लैट स्लैब वो होती है इस स्लैब जिसको हम विच इज़ प्रोवाइडेड विदाउट बीम्स। जनरली जो हम स्लैब को कास्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर स्लैब है, इसके नीचे यहाँ पर हम बीम को लगाते हैं, बीम से फिर हमारा लोड ट्रांसफर होता है कॉलम्स के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे बीम को ना लगा के सीधा ही यहाँ पर क्या कर दूं, कॉलम लगा दूं, तो इस तरह की स्लैब को फ्लैट स्लैब कहा जाता है, जो कि बिना किसी बीम के लोड ट्रांसफर करती है कॉलम को। तो इस तरह की स्लैब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कास्ट, तो
मैं हमारे कॉलम को डायरेक्टली इतने ही एरिया को हमारी स्लैब के ऊपर नहीं दूंगा, मतलब मैं जो कॉलम का एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सपोज ये कॉलम था मेरा, धीरे धीरे मैंने पहले इतना एरिया बढ़ाया और फिर इसको और चौड़ा करके स्लैब को, ये हमारी स्लैब है, स्लैब को इसके ऊपर मैंने यहाँ पर रेस्ट करवाया है। ये एरिया सपोज हमारी जो स्लैब थी, स्लैब को पहले इसको ड्रॉप बोला जाता है, जो कि हमारा जस्ट स्लैब के कांटेक्ट में होता है, स्लैब जिसको इमीडिएटली लोड जो है वो ट्रांसफर करती है। ये फिर करता है हमारा कैपिटल को, ठीक है। ये फिर धीरे धीरे हमारे एरिया को रिड्यूस करता हुआ कॉलम के एरिया तक ले आता है। अल्टीमेटली कैपिटल किसको ट्रांसफर करता है? कॉलम को। इस तरह से लोड ट्रांसफर हमारा होता है। ये जो रीजन है हमारा, ये जो इतनी अरेंजमेंट यहाँ पर दी है, इसका रीजन हमारा ये है कि हमारी जो स्लैब अगर कॉलम के ऊपर डायरेक्टली मैं रखता हूं तो स्लैब हमारी पंचिंग शियर में फेल कर सकती है। पंचिंग शियर का मतलब ये होता है, सपोज आप सपोज किसी पेज को आप क्या करो, इस तरह से पेज को आप क्या करो, इसके नीचे पेन लगाओ। तो जब आप पेन की निब के साथ इसको क्या करते हो, इस तरह से प्लेस करते हो, तो ये क्या होता है आपका, इस तरह से पेज को फाड़ के निकल सकता है पेन। तो उसी तरह से आपका क्या हो गया, मतलब कि बहुत कम एरिया पे इस पेन ने इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर, यहाँ पर या मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पे क्या किया, इस तरह से प्रेशर लगाया। तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या होगा, ये टूटेगी तो नहीं, बट ये क्या होगा, इसके आर पार निकल जाएगी। इसको पंच करके इसके आर पार निकल जाएगी, ठीक है। तो पंच करने का मतलब कि इसके अंदर से निकल जाएगी, आर पार हो जाएगी इसके, ऐसे इस तरह से। तो ये पंचिंग शियर फेलियर होता है जनरली कम एरिया की वजह से। जब हमारा कम एरिया के थ्रू लोड ट्रांसफर किया जा रहा हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के ऊपर, वहां पर जो जनरल शियर फेलियर हमें देखने को मिलता है, जनरल फेलियर बेसिकली वो हमारा पंचिंग शियर फेलियर ही होता है। ये चीज क्लियर सबको समझ आया? फेलियर कैसा होगा, सपोज मैंने एक पेज लिया, उसके ऊपर यहाँ पर एक पेन रखा, तो पेन को अगर मैं इसके अंदर गाड़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, वो एकदम से इसके पार निकल जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? यही हमारा पंचिंग शियर फेलियर है। क्यों हुआ? क्योंकि बिल्कुल सारा का सारा लोड मेरा निब के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था पेन की, बहुत कम एरिया पे मेरा फोर्स लग रहा था, इसलिए स्ट्रेस बढ़ जाती है और वो उसके आर पार निकल जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पर होता है सेम। यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरा कॉलम मैं डायरेक्टली इस स्लैब के ऊपर रेस्ट करवाऊं तो ये कॉलम क्या कर जाएगा, स्लैब को चीरते हुए, पंच करते हुए इसके अंदर से पेन की तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर मैं इस तरह की कास्ट करना भी चाहता हूं किसी कंडीशन पर, तो इस तरह से डायरेक्टली कॉलम के ऊपर इसको नहीं रखूंगा। तो क्या करूंगा, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर मतलब इतने कम एरिया को इसके स्लैब के नीचे नहीं आने दूंगा, धीरे धीरे एरिया को यहाँ से डिक्रीज करता जाऊंगा। यहाँ पे मतलब स्लैब तक पहुंचते पहुंचते कॉलम का एरिया इंक्रीज कर जाएगा। ये चीज क्लियर सबको? ताकि जो आपका लोड है वो ज्यादा एरिया पे ट्रांसफर हो और ये धीरे 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 करता हुआ कॉलम के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से हमें यहाँ पर पंचिंग शियर जो है वो फेलियर होगा वो अवॉइड कर सकते हैं हम। ये चीज क्लियर? अब कहाँ पे देखने को मिलेगा हमें पंचिंग शियर फेलियर, या कौन सा ऐसा रीजन होगा जिसको मुझे सेव करना होगा पंचिंग शियर फेलियर के लिए, कि मैं वहां पर मटेरियल और अच्छा यूज कर लूं, ठीक है। तो या कुछ भी ऐसी मैं यहाँ पर प्रोविजंस कर सकता हूं कि मैं वहां पर हमारा पंचिंग शियर फेलियर बचा दूं। तो मुझे अगर पता है क्रिटिकल सेक्शन तो मैं वहां पर सेफ्टी भी यूज कर सकता हूं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। सपोज ये हमारा कॉलम है, इस कॉलम के d/2 डिस्टेंस पर, इस कॉलम के, ये जो आपका कॉलम है, ये बेसिकली ये जो कॉलम है यहाँ पर सेंटर था, इसके d/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा। ये चीज क्लियर? इसके d/2 डिस्टेंस पर आपको क्रिटिकल सेक्शन मिलता है देखने को। तो एक क्रिटिकल सेक्शन तो यहां पर हो सकता है, दूसरा क्रिटिकल सेक्शन आपको यहां पर, ये जो आपको ड्रॉप नजर आ रहा है, ये इस ड्रॉप के d/2 डिस्टेंस इधर और d/2 डिस्टेंस इधर, ये दो आपके यहां पर आपको क्रिटिकल सेक्शंस मिलते हैं पंचिंग शियर फेलियर के। यहां पर आपको इसको सेव करके चलना है। अगर यहां पे सेव कर दिया, मटेरियल अच्छा है, बहुत स्ट्रेंथ है वहां पर, तो वो आपका स्लैब जो है वो सेफ हो जाएगी। ये चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके जो छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे स्लैब वगैरह के भी, वो भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक इसके बाद, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए ये जो आपका डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, सेंटर से नहीं है ये डिस्टेंस। ठीक है, ये कॉलम से है आपका डिस्टेंस। यहाँ पर मैं वही चेक कर रहा था, शायद मैंने थोड़ा सा गलत शो किया, तो यहाँ पर मैंने सेंटर से दिखाया था, वहाँ पे बिल्कुल सही दिखाया हुआ है। ये डिस्टेंस आपको नज़र आएगा, ये डिस्टेंस, ये जो है आपका ये रेड पोर्शन दिखाया है, ये आपकी कॉलम की बाउंड्री है। ये जो है ये डिस्टेंस आपको d/2 नज़र आएगा यहाँ पर भी। तो अब आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, 2 वे स्लैब के स्लैब्स बेसिकली पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।